वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी व चर्चा खास। तो आज कानूनी चर्चा होगी, कानून की बात होगी और टॉपिक रहेगा हमारा जो प्रोविजंस हैं रिलेटिंग टू विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। तो कौन करता है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो कौन सा रेलेवेंट प्रोविजन है? 360 ऑफ BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS। तो इसका अर्लियर प्रोविजन कौन था जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में था? वो 321 था। अब वो 360 है BNSS में, पहले 321 था जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 जो रिपील हो चुका है। और जो 2023 BNSS है वो 1 जुलाई 24 को इनफोर्सेबल हो चुका है। तो ये जो सेक्शन क्या है और इसके रिलेटेड में एक रिसेंट जजमेंट इसी सेक्शन के रिलेटेड, तो उस पर भी मैं बात करूंगा। तो सेक्शन क्या है, क्या प्रोविजन है और क्या तो इसमें इनविसेस्ड है, वो मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले से सेक्शन 360 withdrawal from prosecution. The public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of a case, जिसके पास जो केस है जो इसकी प्रोसिक्यूशन कर रहा है, चाहे वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है चाहे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, तो उसको एक डिस्क्रिप्शन दी गई है विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। लेकिन कंसेंट कोर्ट के लेनी पड़ेगी क्योंकि विड्रॉल के लिए वही अप्लाई करेगा, लेकिन विड्रॉल तब होगा जब कोर्ट उसको परमिशन देगा, जो उसकी जो एप्लीकेशन है प्रेयर को एक्सेप्ट करेगा। एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड, जजमेंट एट एनी स्टेज, जजमेंट प्रोनाउंस के बाद नहीं, जजमेंट प्रोनाउंस से पहले पहले कभी भी विथड्रॉ कर सकता है। विथड्रॉ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन ऑफ एनी पर्सन, जो पर्सन रिलेटेड है, किसी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो रहा है, ट्रायल चल रहा है, तो उसके रिलेटेड अगर विड्रॉ करनी है प्रोसिक्यूशन तो स्पेसिफिक एप्लीकेशन देगा। तो आइदर जनरली और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी आर मोर ऑफेंसेस। और एक और दिया, एक तो आ गया जो एक्यूज स्पेसिफिक, कौन से एक्यूज के खिलाफ आपने विड्रॉ करना है और कौन से ऑफेंस को विड्रॉ करना है। चाहे पूरा भी जो एक आपके पास चार्ज शीट है जिसका ट्रायल हो रहा है तो वो सारे भी ले सकते हैं और पर्टिकुलर ऑफेंस भी के रिलेटेड भी जो विड्रॉ कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन फॉर विच ही इज ट्राइड एंड अपॉन सच विड्रॉल। तो जब विड्रॉल होगा, प्रेयर एक्सेप्ट होगी, कंसेंट कोर्ट ने दे दी, जो भी प्रेयर की पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने, जहां असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ने कि मुझे परमिशन दी जाए, मैं प्रोसिक्यूशन जो पर्टिकुलर जो ट्रायल चल रहा है उसकी प्रोसिक्यूशन में आगे नहीं करना चाहते, लेकिन जजमेंट के पहले। तो उन्होंने और दो चीजें आगे क्या है, ए और बी है। इफ इट इज मेड बिफोर अ चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, तो चार्ज से पहले स्टेज है, प्री चार्ज स्टेज, द अक्यूज शैल बी डिस्चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ऑफेंस और ऑफेंसेस। तो जज सब क्या करेंगे, जब ट्रायल जज क्या करेगा, अगर चार्ज से पहले विड्रॉल चाहता है कौन, प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जहां असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसी प्रोसिक्यूशन से को विड्रॉ करना चाहता है, तो अगर कंसेंट दे दी जज साहब ने, जो भी ट्रायल मैजिस्ट्रेट है, जज है, तो वो समझा जाएगा कि अक्यूज को डिस्चार्ज किया ऑफेंसेस में जिसमें उसको विड्रॉल मिला। तो अगर आगे बी क्लॉज है, इफ इट इज मेड आफ्टर चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड, जैसे आगे चल रहा है एविडेंस स्टेज पे है, और व्हेन अंडर दिस संहिता नो चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो अगर जहां कहीं चार्ज नहीं है तो फिर क्या, तो एविडेंस चल रही है, चार्ज फ्रेम हो चुका है, ही शैल बी एक्विटेड, फिर आगा ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास करना पड़ेगा। अगर चार्ज नहीं फ्रेम हुआ तो डिस्चार्ज करना, तो अगर चार्ज फ्रेम हो गया है आगे ही, तो ट्रायल चल रहा है, और जहां कहीं चार्ज की
फ्रेम करने की जरूरत नहीं है, तो वो ऑर्डर अक्यूटल ऑर्डर समझा जाएगा। तो जो 4 से पहले एप्लीकेशन अगर दी है तो 4 फ्रेम नहीं हुआ तो वो क्या समझा जाएगा, वो डिस्चार्ज ऑर्डर समझा जाएगा। इन शॉर्ट जो है, he shall be acquitted in respect of such offense or offenses। तो जज मैजिस्ट्रेट जो भी ट्रायल जज है वो उसको एक डिस्चार्ज करेगा या अक्यूट करेगा, जो ए एंड बी कवर करता है। आगे 2 प्रोवाइजो है, लेकिन अभी कोई किसी कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन है या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसने अपॉइंट किया है? अगर तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर केस सेंट्रल गवर्नमेंट का है, यूनियन ऑफ इंडिया के रिलेटेड है, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं तो उसको सैंक्शन लेनी है, परमिशन लेनी है। इससे सेंट्रल गवर्नमेंट, आगे मैं पढ़ूंगा, ये क्लियर कर देंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर सच ऑफेंस वाज अगेंस्ट एनी लॉ, कोई कानून है रिलेटिंग टू मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एक्सटेंड्स। तो अगर एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन ऑफ इंडिया के रिलेटेड कोई ऑफेंस हुआ है, एक जे आ गई, वाज इन्वेस्टिगेटेड अंडर एनी सेंट्रल लॉ, तो अगर किस जो भी मैटर इन्वेस्ट किया तो वो सेंट्रल एक्ट के नीचे किया गया, जैसे एनआईए एक्ट है, ये सेंट्रल एक्ट है, तो अगर सेंट्रल एक्ट के नीचे कोई इन्वेस्टिगेशन की गई है तो फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परमिशन लेनी है। अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर अपॉइंट नहीं किया है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो लेने पड़ेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को वो प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करने के लिए। तो एक और है आगे, थर्ड ये है, इन्वॉल्व द मिस एप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रक्शन और डैमेज टू एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर इस किस का ऑफेंस है, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी किसकी बिलोंगिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो जहां कोई मिस एप्रोप्रिएशन का केस चल रहा है तो उसकी विड्रॉ की निस्बत फिर क्या करेगा, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूशन कर रहा है तो उसको क्या करना है। आगे एक और क्लास है, फिर हम आगे पढ़ते हैं। was committed by a person in service of central government। तो अगर कोई जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है while acting or purporting to act in discharge of his official duties, इसमें है कि अगर अक्यूज्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है, सर्विस में है, ऐसा कह सकते हो, एंड द प्रोसिक्यूटर इन चार्ज of the case has not been appointed by the central government। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूशन कर रहा है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोसिक्यूशन कर रहा है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंट नहीं है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट नहीं किया। ये जो एक तो आ गया कि कुछ जो मैटर हैं वो एग्जीक्यूटिव फंक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और कुछ ऑफेंसेस हैं जैसे मिस एप्रोप्रिएशन हुआ, जो कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, जहां कोई जो डिस्ट्रक्शन जो हुई है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, और कोई जिसके खिलाफ जो अक्यूज है आप में वो सेंट्रल गवर्नमेंट का की सर्विस में है या एम्प्लॉय है। तो और पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटी नहीं है तो फिर क्या है, फिर उसमें उसकी क्या ड्यूटी उस पर आ जाती है। अगर उसने प्रोसिक्यूशन विड्रॉ करनी है तो अनलेस ही हैज बीन परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर ये सारी एक्सरसाइज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वहां पे, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी विड्रॉ करने के लिए। तो अगर ऐसे इनडायरेक्ट कहें तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे वो विड्रॉ कर सकता है। तो एप्लीकेशन तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट
उसको परमिशन देता है कि विड्रॉ के लिए पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है, उन्हीं के हो सकता है उन्हीं के इनिशिएटिव पे ये विड्रॉ कर सकता है। या अगर ये विड्रॉ कर सकता है कोई ऐसी कंटिजेंसी का कोई बात है तो देन ही हैज टू अप्रोच फर्स्ट जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना है या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना है। तो आगे क्या है, फिर उसके बाद जो विड्रॉल की जो कंसेंट है वो तो कोई भी कंसर्न जज है, कोर्ट है, उससे ही लेनी है, जैसे ऊपर हमने बात की है। तो प्रोड्यूस बिफोर इट एंड द कोर्ट शैल बिफोर अकॉर्डिंग कंसेंट डायरेक्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर प्रोड्यूस बिफोर इट द परमिशन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली तो जो सैंक्शन ऑर्डर होगा, परमिशन होगी, वो उसको पार्ट बनाना पड़ेगा। किसको? पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि ये ऑर्डर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो क्योंकि मैटर रिलेट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट है, रिलेटेड है, जैसे हमने ये बात ऊपर की है, तो फिर वो भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी पेश करना पड़ेगी पब्लिक प्रोसिक्यूटर या पब्लिक, अगर वो कोई भी केस विड्रॉ करता है तो करना चाहता है तो कंसेंट तो जब कोर्ट देगा तब ही ये विड्रॉ होगी प्रोसिक्यूशन, कोई भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जहां आगे ये एकेडमिक प्रोविजंस, अब किसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी कैसे होती है, देखिए एक और इसमें प्रोवाइजो आ गया, ये तो हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात होगी कि उनके इनिशिएटिव पे ही या उनसे कंसेंट सैंक्शन परमिशन लेके अप्लाई करना है प्रोसिक्यूशन विड्रॉल के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक, और एक बात और फिर कंसेंट देनी है कोर्ट को कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने अप्लाई किया है मैं एग्री करता हूं, और फिर उसके बाद प्रोसिक्यूशन विड्रॉ होगी, कर सकता है, क्योंकि प्रोसिक्यूशन विड्रॉ होगी तो डिस्चार्ज का ऑर्डर या एक्विटल का ऑर्डर जो भी उस वक्त स्टेज होगी ट्रायल की, जो प्रोसीडिंग की, क्रिमिनल प्रोसीडिंग की, तो वो उसके मुताबिक होगा, जैसे हमने ऊपर प्रोविजन पढ़े। अभी एक सबसे बड़ा जो एक इम्पॉर्टेंट है, एक बात आई है जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात करता है, और एक स्टेक होल्डर भी है, जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हुई, अगर मैटर या अफेक्ट करता है किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को, जहां अक्यूज्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसकी बात है। ऐसे ही ये विक्टिम की बात है कि विक्टिम को भी सुनना है, विक्टिम को भी अपॉर्चुनिटी देनी है, जिसने जो प्रोसिक्यूशन ठीक है पब्लिक प्रोसिक्यूटर कर रहा है, स्टेट की जिम्मेवारी है, लेकिन कोई एग्रीव्ड है, विक्टिम है, जो इन्फॉर्मेड है, जिसने इन्फॉर्म किया है, जिसके साथ कोई ऑफेंस हुआ है, तो आगे क्या है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कोर्ट शैल अलो सच विड्रॉल। देखिए अभी कंसेंट की बात नहीं है कि कोई भी कोर्ट, ऑब्वियसली ट्रायल कोर्ट है, विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द विक्टिम इन द केस, ये कन्फाइन किया है विक्टिम, एग्रीव्ड पर्सन, जो भी ऑफेंस हुआ है तो उसमें कौन विक्टिम है, जो भी विक्टिम होगा, अग्रीव्ड पर्सन होगा किसी ऑफेंस का, जिसका विड्रॉल, जो भी केस चल रहा होगा, ट्रायल चल रहा होगा, तो वो उसको सुनना बहुत जरूरी है, और तब भी विड्रॉ अलो करेगा कौन? ट्रायल कोर्ट। ये केस है एक एमएलए साहब के खिलाफ प्रोसिक्यूशन विड्रॉ की प्रेयर आई कोर्ट में, तो ये जो एक केस है, तो फिर इसमें काफी जजमेंट जो पीछे हुए हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, डिस्कस हुई, तो ये जो प्रोविजंस हैं, ये 321 जो कॉरस्पॉन्डिंग अर्लियर एग्जिस्ट कर रहे थे, क्योंकि ये मैटर पुराना है, वहां पे भी वो डिस्कस हुए उन्होंने। तो आगे मैं ये टाइटल बताता हूं कौन सा केस था, जे बाल कुमार पटेल
अलियास राजकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है। तो इसमें जो बेंच था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, वो था जस्टिस संजय करोल साहब थे और जस्टिस जो एन पी कोटेश्वर सिंह साहब थे। तो ये जजमेंट जो है 3 दिसंबर 2025 की है। तो यही विड्रॉल के रिश्वत है और सेक्शन 321 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के है। तो हम ये हेड नोट्स पढ़ेंगे थोड़े, ताकि ये हमें पॉइंट्स जो डिसीजन आया है, जो जिनके रिलेटेड जो रेज हुए हैं और जिसके रिलेशन आया, तो वो पढ़ेंगे। ये मेरे सामने जजमेंट है। तो सेक्शन 321 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो जिसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन मैंने पहले ही बात की है 360 है, जो इसकी है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की। तो आगे क्या है? held no prosecution against a sitting or former member of parliament or member of legislative assembly। किसी एमपी या किसी एमएलए के खिलाफ अगर कोई ट्रायल चल रहा है किसी कोर्ट में, वो विड्रॉ नहीं होगा। ये की नोट में है, अगर होगा तो कहां जाना पड़ेगा? विदाउट द लीव ऑफ द हाई कोर्ट। ये एक डिसीजन है। कौन से डिसीजन? ये जो बात आई है कि हाई कोर्ट की इंटरवेंशन के बगैर हाई कोर्ट से परमिशन लेने पड़ेगी, चाहे ये प्रोविजन 321 या 360 में क्या लिखा है, इररेलेवेंट। तो जजमेंट जो है उसको फॉलो करना। कौन सी जजमेंट है? ये अश्विनी कुमार उपाध्याय केस है। तो इसमें तो ये केस तो आगे देखेंगे 2021 का, आई थिंक। तो इसमें इसको फॉलो किया और इस केस में भी ये जो बाल कुमार पटेल है अलियास राजकुमार है, ये भी एक एमएलए हैं। तो ये जो केस अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2021 में, ये स्पेसिफिक इसमें है कि कोई भी प्रोसिक्यूशन किसी भी एमएलए के खिलाफ विड्रॉ नहीं होगी जब तक हाई कोर्ट परमिशन नहीं देगा। ये जजमेंट 2021 की, मतलब 2021 की है। तो इसी को उन्होंने रखा है, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर मस्ट फाइल द एप्लीकेशन which should disclose all the reasons that weighed with them to put forward the application along with the record of the case before the High Court for permission to withdraw the prosecution। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को क्या करना पड़ेगा? अप्रोच करना पड़ेगा ऑनरेबल हाई कोर्ट को परमिशन लेने के लिए, विड्रॉ करने के लिए। अगर कोई केस एमएलए एमपी के खिलाफ है तो जो भी केस फाइल होगी, जो चार्जशीट होगी पुलिस की, और जो भी कार्रवाई हो रही होगी, वो सीधा वो पेपर बुक के साथ जो भी पिटीशन वो परमिशन के लिए अप्लाई करेगा, तो उस सारे डॉक्यूमेंट उसके साथ होने चाहिए, ताकि अप्रिशिएट करेंगे, कंसिडर करेंगे और अप्रिशिएट करके फिर ऑर्डर ऑनरेबल हाई कोर्ट परमिशन देनी है, रिफ्यूज करनी है, उस पर बात कर सकते हैं। The High Court must exercise its judicial mind and give a reasoned order granting or denying such permission। तो मैंने पहले कहा, जहां ग्रांट करेंगे, रिफ्यूज करेंगे। The function of the court in granting consent is a judicial one described as supervisory in nature to ensure the public prosecutor एग्जीक्यूटिव, नो डाउट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जीक्यूटिव फंक्शन उसने तो अप्लाई करना है, जैसे उसको डायरेक्शन होगी। द ट्रायल कोर्ट हैज राइटली ऑब्जर्व्ड दैट, ये इस केस में है जो आगे बात हुई है, दैट परमिशन टू विड्रॉ कुड नॉट बी ग्रांटेड बिकॉज द स्टेट हैड नॉट sought द हाई कोर्ट्स परमिशन एज मैंडेटेड बाय अश्विनी कुमार उपाध्याय केस। हुआ क्या है इस केस में, आगे मैं पढ़ूंगा भी थोड़ा। उन्होंने क्या किया, ठीक है, एप्लीकेशन दे दी ट्रायल जज साहब के पास। तो ट्रायल जज साहब ने कहा कि अश्विनी उपाध्याय को आपने
फॉलो ही नहीं किया। फर्स्ट हैव ए कॉम्प्लायंस और 30 डेज का टाइम दिया कि और उसमें अश्विनी उपाध्याय के मुताबिक कहां जाना है, पहले हाई कोर्ट से परमिशन लेनी है, फिर ट्रायल कोर्ट के पास आना है। जो भी कंप्लायंस होगी 360 है, पहले 321 है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जहां अब BNSS का है 360, तो वैसा ही नहीं किया है। उन्होंने क्या किया, सीधा ही अप्लाई किया पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जो आगे हम, तो फिर उसके बाद कौन सी एक्सरसाइज की, जो ये खुद इसने इंटरवेंशन आई, किसने, जो आपका ये पटेल है, ये बाल कुमार पटेल ने अपने तौर पे हाई कोर्ट को अप्रोच किया। इसमें कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं हाई कोर्ट में गया, स्टेट का कोई इनिशिएटिव नहीं आया, तो उसने कहा कि जनाब मेरी जो स्टेट गवर्नमेंट विड्रॉ करना चाहती है और ट्रायल कोर्ट के पास जो एप्लीकेशन लगी, ट्रायल कोर्ट ने रिफ्यूज किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बड़ा उसने रिजल्ट ऑर्डर किया, उसने अपॉर्चुनिटी दी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की पे मेरे तो हाई कोर्ट से कोई परमिशन नहीं ली गई है फॉर विड्रॉ, तो लेकिन उन्होंने कहा आप अप्रोच करो हाई कोर्ट को, और वहां पे और 30 डेज का टाइम भी दिया। द स्टेट गवर्नमेंट हैड फेल्ड टू सीक परमिशन इवन आफ्टर बीइंग ग्रांटेड 30 डेज टाइम बाय द ट्रायल कोर्ट। तो और इसके खिलाफ जो केसेस थे 6 FIR थे। तो इसमें ये जो FIR है मेरे सामने है, ये कुछ आर्म्स एक्ट के लिए है, कुछ चीटिंग है, फ्रॉड है 420 है, और कुछ फर्जरी का मैटर भी है, और जिस सारी 6 FIR की डिटेल इन्होंने दी है, तो पैरा 4 में थोड़ा पढ़ दूंगा। द FIR वाज proposed as per law and the charge sheet was filed on 25th of July 2007. The Chief Judicial Magistrate Raebareli took cognizance of the charge sheet by order dated 10th of August 2007. तो उसके बाद क्या होता है कि जो स्पेशल सेक्रेटरी है JP सिंह एक लेटर लिखता है टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, उसमें क्या है सब्जेक्ट उसका, रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन केस क्राइम, जो यही FIR के रिलेटेड है। तो ये सारी FIR है, और उसमें है स्टेट वर्सेस जे बाल कुमार अलियास राजकुमार पटेल एटसेट्रा। तो फिर ये जो स्पेशल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, फिर आगे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसको लिखता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ये, और फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसकी रिक्वेस्ट बनाता है, प्रेयर बनाता है, एप्लीकेशन बनाता है, तो वो ट्रायल कोर्ट को अप्रोच करता है। तो उसके बाद ट्रायल कोर्ट बाय इट्स order dated 8th of October 2021 observed that state had not sought permission, जैसे ऊपर मैंने की नोट्स में पढ़ा था, of the High Court in accordance with अश्विनी कुमार उपाध्याय केस, तो and as such permission to withdraw could not be granted। ये ट्रायल कोर्ट ने कहा कि आपने अप्रोच ही नहीं की, परमिशन ही नहीं, पहले अप्रोच करना था हाई कोर्ट को, अश्विनी कुमार उपाध्याय की जो जजमेंट है उसके मुताबिक उसकी कंप्लायंस करनी थी, और फिर 30 डेज का टाइम दिया कि आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन फिर उसके बाद नहीं किया गया। तो ये पैरा 6 में जजमेंट्स हैं इसी रिलेटेड। 321 क्या है, तो अब जो 360 है BNSS में, इन अश्विनी कुमार उपाध्याय, इन व्यू ऑफ द लॉ ले डाउन बाय दिस कोर्ट वी डीम इट एप्रोप्रिएट टू डायरेक्ट that no prosecution against sitting or farmer, sitting भी farmer भी, MLA, MP shall be withdrawn without leave of the High Court in respective so moto writ petitions registered in pursuance of our order dated 16th of September 2020, Ashwini Kumar Upadhyay versus Union of India 2021. So the high courts are requested to examine the withdrawal, whether pending or disposal of since 16th of September 2020 in the light of the guidelines of this court. किस केस में, यही अश्विनी कुमार उपाध्याय वर्सेस स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया लाइन्स में लेनी थी।
The impugned judgment therefore cannot be faulted with. High Court has rightly dismissed the petition for quashing. उन्होंने तो क्वैशमेंट मांगी थी, तो क्वैशमेंट और जे विड्रॉल ये दोनों अलग अलग है. तो appeals are dismissed. We clarify that we have not expressed any view on the merits of the case, and all contentions available to the appellant are left open to him to take the appropriate steps, be it discharge at trial. तो जो भी मेरिट को हमने टच किया, लॉर्डशिप है मेड व्यू, जो भी है वो ट्रायल के दौरान, डिस्चार्ज के दौरान, डिस्चार्ज की प्ली ले सकता है जब कभी भी उसको अवेलेबल है. तो और जे वाली बात जो एक जे है प्रोवाइजो है, जो कि विक्टिम को भी सुनना है, जो 360 में बीएनएसएस में अवेलेबल है, ये बहुत जरूरी है. तो जहां कहीं भी विड्रॉल की एप्लीकेशन अक्यूज है, एक तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी देखना है कि वाकई ही ये जो विड्रॉल वो सीख कर रहा है वो उस मेरिट्स पे है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, कानून के और लॉ एंड जस्टिस के इंटरेस्ट में, एक वो. और उसके बाद जब कंसेंट देनी है तो ट्रायल कोर्ट ने एग्री करना है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर उन्होंने भी ये एक्सरसाइज जुडिशियल माइंड, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड करना, एक ये बात है. और एक जो प्रोवाइजो अभी 360 में अवेलेबल है बीएनएसएस में कि विक्टिम को भी नोटिस देना है. तो मुझे ये है कि जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मैं बता रहा हूँ, जो भी मैजिस्ट्रेट जहां जो आपके जजेस हैं, ट्रायल जजेस हैं, इनको जब कभी भी ये पहले एप्लीकेशन आएगी, उसको सुनने के से पहले, उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुनने से पहले, अगर आप चाहते हो कि वाकई में इसमें जो कोई एक्सरसाइज मैंने कर रही है, इसमें विड्रॉल की जो एप्लीकेशन पे प्रोसिक्यूशन के रिलेटेड फाइल हुई है पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पर, तो आपको नोटिस देना. जो भी विक्टिम है उस क्राइम का, आप देखो, वर्कआउट करो कि कौन विक्टिम है, कौन से केसेस है, चीटिंग का है, तो जहां कोई रेप का है, जहां किसी किस्म का भी केस है, तो वर्कआउट करके विक्टिम है. विक्टिम कंप्लेनेंट भी हो सकता है, जिसने अप्रोच किया है पुलिस को और इन्वेस्टिगेशन के लिए, एफआईआर के लिए, कोई अग्रीव भी हो सकता है, जो इन्फॉर्म भी हो सकता है, उस ओवर इज कंसर्न, जिसको वो विक्टिम सुनती है, तो उसको पहले नोटिस देना है. उसके बाद ये सारी एक्सरसाइज होगी. और एमएलए और एमपी के केसेस तो जे ट्रायल मैजिस्ट्रेट और जजेस को देखना, वो उन्होंने खुद एक्सरसाइज नहीं, उन्होंने अश्विनी कुमार उपाध्याय की कंप्लाइंस करवानी. बाकी तो बाद में उनको सीधा ही पहले हाई कोर्ट को जाना पड़ेगा, परमिशन लाने पड़ेगी. तो अगर कोई बाकी एक्सरसाइज होगी 360 के रिलेटेड, तो वो हानेबल हाई कोर्ट वो केस ट्रायल जज, ट्रायल मैजिस्ट्रेट जहां कहीं भी हो रहा है उसके पास भेज सकता है. तो लेकिन जो प्री रिक्विजिट है अश्विनी कुमार उपाध्याय का एमपी एमएलए केस में जो जजमेंट है, उसकी कंप्लायंस पहले कोई भी एप्लीकेशन एमएलए के रिलेटेड विड्रॉल प्रोसिक्यूशन के लगती है, तो ट्रायल जज, ट्रायल मैजिस्ट्रेट को चाहिए उसी वक्त उनको कहे कि फर्स्ट दे शुड बी कंप्लायंट. तो बाकी केसेस में तो जो 360 की कंप्लायंस, जो भी रेलेवेंट प्रोविजन हमने डिस्कस किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है. तो और देखिए 7 एफआईआर जिसमें फ्रॉड है, आर्म्स एक्ट है, हम डीप नहीं जाएंगे मेरिट्स पे, हम ऑफेंसेस को देखते हो तो विड्रॉ हुआ है, तो आप क्या देखते हो. तो मेरे नोटिस में ये जजमेंट आई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मुझे दीजिए इजाजत. थैंक यू वेरी मच.